जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जीएस 2 के पेपर में आते हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चंस इस बार आए थे, देखिए मतलब मुझे थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस के नहीं पूछे गए थे। प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड अटेम्प्ट आराम से किए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी हद तक इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर हम देखें तो हमारी कवरेज एडिटोरियल्स में से भी हो जाती है। एडिटोरियल एनालिसिस की बात करें तो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हम फ्री इनिशिएटिव्स भी लेके आते हैं। फ्यू मिनट सीरीज़ की बात करें, एडिटोरियल्स की बात करें, और उसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, तो उसमें भी हमने काफ़ी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं जो स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्सेज लेते हैं आईआर का। अब बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस ये है ये समझना कि कैसे हम इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स को लिखने के लिए। ठीक है। चार क्वेश्चंस थे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो एक वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और जिन जिन सोर्सेज में से जो हमने करवाया है, चाहे वो फ्री इनिशिएटिव्स हैं चाहे वो पेड इनिशिएटिव्स हैं, तो कैसे उन सोर्सेज में हमने वो कंटेंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, उस बात की हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 था जो आपके जीएस 2 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, if the last few decades were of Asia's growth story, the next few are expected to be of Africa's. In the light of the statement, examine India's influence in Africa in the recent years. देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस का, ये आपके साथ मैं कुछ इमेजेस शेयर कर रहा हूँ जो हमें अपने पेड कोर्सेज में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली। तो उसमें से कुछ इमेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली दोस्तों, इस स्टेटमेंट में तो कोई दो राही नहीं है कि डेफिनेटली अगर लास्ट फ्यू डेकेड्स की बात करें तो हमने देखा कि एशियन, अब वैसे सेंचुरी को भी 21st सेंचुरी को भी हम एशियन सेंचुरी कहते हैं कि भी दिस सेंचुरी वुड बी द एशियन सेंचुरी। चाहे राइज ऑफ चाइना हो, चाहे राइज ऑफ इंडिया हो, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, हम अपनी टाइगर इकोनॉमीज़ की बात करें, हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें, जापान की बात करें, तो डेफिनेटली एशिया हैज़ सीन लॉट ऑफ ग्रोथ। अब डेफिनेटली, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, द ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में अफ्रीका के पास रिसोर्सेज हैं, अफ्रीका के पास टैलेंट है, अफ्रीका के पास डेमोग्राफी है, ये सब चीज़ें अफ्रीका के फेवर में है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आने वाले सालों में अफ्रीका में ग्रोथ ना हो। डेफिनेटली अफ्रीका में ग्रोथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो सकती है। और जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम इंडिया और अफ्रीका की बात करें तो बोथ ऑफ देम दे शेयर समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। बोथ ऑफ देम दे शेयर अ कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कलोनियलिज्म। चाहे अपार्थीड की बात करें, कलोनियलिज्म की बात करें, टॉल फिगर्स लाइक नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, नक्रूमा, these peoples, all these people, they have shaped the relations between India and Africa and their common shared struggle against colonialism, because Africa is also a rich continent as far as resources are concerned। तो बहुत सारी colonial powers रही हैं, जर्मनी हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, जिसने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया था इतने सालों के लिए। तो ये कुछ इमेजेस हैं जो हमने अपने पेड कोर्सेज में हमने इंडिया अफ्रीका के टॉपिक में जो हमने कंटेंट शेयर किया था। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया की बात आती है तो वहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, बिकॉज अफ्रीका कैन हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग आर एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। अफ्रीका कंटेन्स रिच रेजर्वायर ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स, मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड डायमंड। ठीक है, अफ्रीका हैज एम्पल एग्रीकल्चर लैंड, सो दैट इज वेरी important as far as India's food security is concerned. And India is looking at leasing land in Africa to overcome the land deficit which we are facing in terms of arable land, in terms of agricultural land। तो ये कुछ इसमें से पॉइंट्स हैं जो हम इसमें डाल सकते थे, राइट। उसी तरह से आगे अगर हम डिस्कस करें तो अब इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस और ज़रूरी क्यों बन जाते हैं? बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे चाइना ने बहुत ज़्यादा हेविली इन्वेस्ट किया हुआ है अफ्रीका में। तो अब डेफिनेटली हम तो एक शेयर्ड हमारा पास्ट है अफ्रीका के साथ, है ना। वी हैव स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल रिलेशंस, वी हैव स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन रिलेशंस विद अफ्रीका। डेफिनेटली हम अपनी प्रेजेंस अफ्रीका में सिर्फ इस करके नहीं बढ़ाना चाहेंगे कि बिकॉज चाइना ने अपनी प्रेजेंस अफ्रीका में बहुत बढ़ाई हुई है। ठीक है, वी डोंट वांट टू शो टू द पीपल ऑफ अफ्रीका दैट लुक वी आर हेयर इन्वेस्टिंग इन यू, इन्वेस्टिंग इन पीपल टू पीपल रिलेशन, इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन, इन्वेस्टिंग इकोनॉमिकली ओनली टू काउंटर चाइना। ठीक है, वी डोंट वांट टू शो दैट, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट China is heavily investing in Africa, so it becomes very imperative for India also to make its presence feel in Africa,
ठीक है ना। इंडिया हैज अ हाई रेपुटेशन इन अफ्रीका व्हाइल चाइना इज बीइंग सीन इंक्रीजिंगली एज अ सेल्फिश एंड एक्सट्रैक्टिव पावर। तो ये बात की समझ अब अफ्रीका के लोगों को आ गई है, अफ्रीकन गवर्नमेंट्स को आ गई है। ये जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो चाइना खेलता है, जो चाइना ये जो कार्ड खेलता है कि बहुत सारा पैसा पहले बांटेगा गरीब देशों को कि भी हमसे पैसे लो, हमारे पास बहुत पैसे हैं, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं चाइना के पास, और कैसे बाद में जाके इन गरीब देशों को, छोटे देशों को डेट ट्रैप में डाल देते हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज को इस बात की समझ आ गई है, हम ये सेम कार्ड तो नहीं खेलना चाहेंगे अफ्रीका में, जिसके साथ हमारे इतने पुराने सिविलाइजेशन लिंक्स हैं, पुराने इतने ज़्यादा अच्छे लिंक्स हैं हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ। ठीक है, बट नेवरदलेस हमने काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जहाँ पे हमने अफ्रीका में इन्वेस्ट किया है, अफ्रीका के रिसोर्सेज को हम भी टैप कर सकें, हार्नेस कर सकें। ठीक है, उसके बाद इंडियन इनिशिएटिव्स इन अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इंडिया अफ्रीका समिट आ जाता है। तो अभी लास्ट जो इंडिया अफ्रीका समिट हुआ था, दैट वाज द थर्ड इंडिया अफ्रीकन समिट दैट हैपेंड बैक इन 2015। उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी इज ब्रॉडली इन लाइन विद एजेंडा 2063 प्रमोटेड बाय अफ्रीकन यूनियन। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम अपने पेड कोर्सेज में जब हमने इंडिया अफ्रीका का टॉपिक डिस्कस किया था, इसमें हमने कंटेंट ये शेयर किया था वहां पे। ठीक है, सो कोऑपरेशन विद अफ्रीका एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो क्लाइमेट चेंज की बात यहाँ पे आ जाती है कि कैसे इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस और फॉस्टर किए जा सकते हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज समथिंग विच impacts especially the developing countries, especially the poor countries। तो climate change के जो impacts हैं, जो devastating impacts हैं, तो definitely that will impact a lot the African continent as well as India। so हम इस चीज़ में कितनी सिनर्जी लेके आ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की इशू पे कितनी सिनर्जी लेके आ सकते हैं। ISA की बात करें, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स की बात करें, तो जो आपकी कंट्रीज़ हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये सब कंट्रीज इसकी मेंबर बनती हैं। तो अफ्रीका बिकम्स वेरी क्रिटिकल एज फार एज दिस पार्टनरशिप इज कंसर्न। ठीक है, उसके बाद इंडिया अफ्रीका फोरम समिट्स, तो पहली समिट कब हुई थी? पहली समिट अप्रैल 2008 में हुई थी, दूसरी समिट हुई थी 2011 में, और तीसरी समिट हुई थी 2015 में, जो लास्ट समिट हुई है। ठीक है, तो ब्रीफली आप अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो ये पॉइंट्स के साथ आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो ब्रीफ एनालिसिस रखेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union. Explain। तो दोस्तों 15 दिसंबर को ना, 15 दिसंबर 2021 को जो फ्यू मिनट सीरीज है, फ्यू मिनट सीरीज में मैंने एक टॉपिक शेयर किया था, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। ठीक है, अब वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि चलो 2021 खत्म होने वाला, तो 2021 के आते आते कौन से ऐसे चैलेंजेस अमेरिका को आए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी 2021 जो पिछला साल निकला है, काफ़ी इवेंटफुल साल था अमेरिका के लिए भी। ट्रांजिशन हुआ, जो बाइडेन आए, अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ, फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने कैसे अपनी इंगेजमेंट इंडो पैसिफिक में और बढ़ाई, अपनी टेंशन सेंट्रल एशिया से मूव अवे करके, अफगानिस्तान से मूव अवे करके कैसे उन्होंने इंडो पैसिफिक में अपनी इंगेजमेंट और बढ़ाई। तो ये सब बातें उस वीडियो में भी हमने डिस्कस करेंगे, इस आंसर में भी करेंगे, लेकिन मैं आपको वापस एक बार स्टेटमेंट में लेके जाना चाहता हूँ। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात हो रही है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये तो नहीं कह सकते कि भी चाइना के राइज के कारण चाइना की इकोनॉमी आज के टाइम पे बहुत अच्छी है, चाइना के फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, चाइना के मिलिट्री डोमिनेंस की बात करें, नेवल डोमिनेंस की बात करें, तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई यूएस इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ठीक है, आफ्टर ऑल अमेरिका इज स्टिल वेरी रेलिवेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड अमेरिका रिमेन्स वेरी पावरफुल। बट डेफिनेटली अमेरिका आज के टाइम पे वो अमेरिका तो नहीं है जो अमेरिका 1991 से पहले था, या जो यूनिपोलर मोमेंट अमेरिका ने एंजॉय किया 1991 से लेके 2008 तक, तो डेफिनेटली वो बात तो आज के टाइम पे तो नहीं है ना। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर हमने इसको आंसर करना, तो ये जो मैंने इमेज आपके साथ शेयर करी है, ये 15 दिसंबर के ही फ्यू मिनट सीरीज की वीडियो की है। सो दैट्स अ फ्री इनिशिएटिव। तो वहां पे हमने चैलेंजर्स टू यूएसए की बात करी थी। ठीक है, तो डेफिनेटली पहला चैलेंजर तो रशिया है। तो चलो अभी इस कंटेक्स्ट में तो रशिया की बात नहीं हो रही, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन की बात हो रही थी। अब इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं कि पूरी कोल्ड वॉर यहाँ पे लिख देनी है कि सोवियत यूनियन का वर्ड हमने वहां पे पढ़ा तो हमने पूरी की पूरी कोल्ड वॉर की थ्योरी वहां पे लिख दी, नहीं, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो बात करेगी वो ये पूछी गई है कि क्या भाई जो अमेरिका का, डज अमेरिका फेसेस द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बिकॉज ऑफ चाइना। अब आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं हाँ में या ना में। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो नहीं है अमेरिका को, बट डेफिनेटली चैलेंज है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि जो बाइडेन जब से प्रेसिडेंट बने हैं, तो अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है एक इसी जमाने की बात है, तो डेफिनेटली वो कोल्ड वॉर के जमाने की बात कह सकते हैं, जब अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी थी या जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी, दैट वाज टारगेटेड और शैल बी से डिजाइंड with reference to Russia or the erstwhile Soviet Union।
बट आज के टाइम पे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की बात करें, अमेरिकन इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स की बात करें, तो आज के टाइम पे अमेरिका अपनी पॉलिसीज चाइना को मद्देनजर रखते डिजाइन करता है। ठीक है, तो अब जैसे चाइना की बात करें तो डेफिनेटली चाइना इज अ चैलेंज टू अमेरिका। अब प्रेजेंटली अब देखिए अमेरिका तो नहीं चाहेगा कि भी उसके नाक के नीचे चाइना इतना ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रो कर ले। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2008 जो आपके ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कितनी ज्यादा हुई है। तो कहीं ना कहीं वो जो अमेरिका का जो यूनिपोलर मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं वो 2008 के बाद थोड़ा सा डिमिनिश होना शुरू हुआ था। ठीक है, और अब आज के टाइम पे हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि भी यूनिपोलैरिटी है। ठीक है, अब आज के टाइम पे तो सिचुएशन ये है कि चाइना ये कह रहा है दैट लुक यू रिकॉग्नाइज अस एज द सेकंड पोल। तो चाइना अमेरिका को कह रहा है दैट इट इज हाई टाइम कि आप हमको एज द सेकंड पोल रिकॉग्नाइज करिए, कि भाई जैसे आप सोवियत यूनियन को एज द सेकंड पोल, यानी कि अब चाइना चाह रहा है बायपोलैरिटी, अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका यूनिपोलैरिटी की चाह रहा है कि भी अमेरिका वांट्स कि भी हम यूनिपोलर वर्ल्ड में रह रहे थे तो यूनिपोलैरिटी में ही रहे, लेकिन चाइना वांट्स कि भी बायपोलैरिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए, कि भाई अब चाइना कह रहा है कि मैं वो दूसरा पोल हूं, कि भाई पहले वो सोवियत यूनियन था अब मैं वो दूसरा पोल हूं। ठीक है, अब इसमें कंफ्लिक्ट आ जाता है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे अब अमेरिका की बात करें तो ऑकस अलायंस है, फिर आपके बाद उसके बाद क्वाड है, हालांकि चलो क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, ऑकस एक मिलिट्री अलायंस है। तो कैसे अमेरिका इनिशिएटिव्स ले रहा है, कैसे अमेरिका की जो ओरिएंटेशन है दैट इज नाउ मोर टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक, कैसे चाइना के राइज को कंटेन किया जाए, उसके लिए अमेरिका वो लाइक माइंडेड जो अलायंसेज है, चाहे वो जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ जो क्वाड बना हुआ है, या चाहे वो और लाइक माइंडेड अलायंसेज एक्सप्लोर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडो पैसिफिक, वेदर विद द यूरोपियन यूनियन और वेदर दिस इज द ऑकस अलायंस और द फाइव आइज अलायंस। तो अमेरिका की कोशिश है कि कैसे चाइना को कंटेन किया जाए, कैसे चाइना की हेजेमनी को कंट्रोल किया जाए। तो डेफिनेटली अगेन अमेरिका को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, बट अमेरिका वुड वांट कि भाई कि उसके सामने, उसके नाक के नीचे कोई और सुपर पावर ना राइज करे, ताकि अमेरिका का जो सपना है कि भी यूनिपोलैरिटी मेंटेन रहे, बट चाइना नहीं चाहता कि यूनिपोलैरिटी रहे, चाइना चाहता है कि बाइपोलैरिटी हो। ठीक है, तो अब डिलेमा क्या है अब देखिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि अपने आप को विड्रॉ करना अफगानिस्तान से। तो वो चलो विड्रॉ किया, वो तो बैरक ओबामा के टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि जी हम विड्रॉ करेंगे करेंगे। तो आते आते अब जो बाइडेन जब आए तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, ये अनाउंस किया कि ठीक है जी अब हम अब अपना विड्रॉल करेंगे अफगानिस्तान से। बहुत वहाँ पे हमने टैक्स पेयर्स के पैसे वेस्ट कर दिए, बहुत वहाँ पे इतने सारे सोल्जर्स हमने 20 साल से वहाँ पे डिप्लॉय किए, अब हम विड्रॉ करेंगे। और साथ के साथ अब अमेरिका ने फोकस करना शुरू किया इंडो पैसिफिक में। तो आज के टाइम की अगर हम बात करें डिलेमा क्या है यूएसए के लिए, तो ये वही स्क्रीन, ये वही इमेज है जो मैंने उसमें से जो फ्यू मिनट सीरीज में से मैंने आपके साथ शेयर किया था टॉपिक, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर का। अब आज के टाइम पे जो स्ट्रेटेजिक डिलेमा है यूएसए का वो क्या है कि ईदर टू स्टे फोकस्ड ऑन चाइना, तो ये तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की अब बिल्कुल एस्टैब्लिश वो डॉक्ट्रिन बन चुकी है, टू बी फोकस्ड ऑन चाइना और प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट बाइपोलर कॉन्टेस्ट, नाउ व्हिच अमेरिका फेल्स टू एक्सेप्ट। अमेरिका इज शोइंग रेजिस्टेंस टू एक्सेप्ट दैट द बाइपोलर की जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट है वो ऑलरेडी सामने है। तो अमेरिका इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता है। ठीक है, प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट बाइपोलर कॉन्टेस्ट और कंटिन्यू टू एक्ट एज अ ग्लोबल पुलिसमैन ऑफ द लिबरल ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे डेमोक्रेसी प्रमोट करना, आपको पता है अमेरिका को वैसे भी अमेरिका बिलीव्स कि अमेरिका इज अ बिग स्टेक होल्डर व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, तो सारा का सारा जो ठेका है डेमोक्रेसी का वो अमेरिका ने ही लिया हुआ है, तो अमेरिका का वो जो बर्डन है डेमोक्रेसी प्रमोट करने का। सो अब और अमेरिका ऑल्सो सेज कि भी मेरे पास डेमोक्रेसी है देने को, चाइना के पास तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इकोनॉमिकली हो, मिलिटरीली हो, नेवल पावर्स की बात करें, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें, चाइना is definitely dominating as far as you know its the global international affairs are concerned। तो आज के टाइम पे अमेरिका का जो डोमिनेंस है ग्लोबल अफेयर्स पे उतना नहीं है जितना आज से 30 साल पहले था। ठीक है, तो चाइना का जो राइस है, तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो इसमें हम जो आज आप एज एन आंसर इसमें और डाल सकते हैं क्वेश्चन में। तो चाइना का जो राइस है जैसे मैंने डिस्कस किया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ज़्यादा हुआ था। ठीक है, सो चाइना ओवरटेकिंग द यूएसए एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। नाउ दिस इज लाइक अ नाइटमेयर फॉर अमेरिकन्स। आर्मी ऑफ चाइना एक्सपर्ट्स इन द, अब देखिए एक और बात यहाँ पे आती है कि जो अब बात यह आती है कि जब सोवियत यूनियन के टाइम पे, यानी कि जब कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे, बहुत सारी ऐसी स्टडीज की जाती थी टू स्टडी अबाउट द सोवियत सोसाइटी, टू स्टडी अबाउट द सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम, राइट, टू स्टडी अबाउट रशिया, रशियन लैंग्वेज की बात करें, लेकिन इतनी ज़्यादा स्टडी चाइना के ऊपर फोकस नहीं करी गई है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात को काफ़ी ओवर एस्टिमेट कर रहा, इतने टाइम से ओवर एस्टिमेट कर रहा था। तो अमेरिकन सोसाइटी में, अमेरिकन खास करके जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, दे डिडंट फील इट रेलेवेंट कि वो कैसे चाइनीज स्टडीज़ को भी और प्रमोट कर सकें,
कैसे चाइनीज सोसाइटी को और समझ सकें, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम चाइना की बात करें तो देखिए बहुत सारा डायस्पोरा चाइना का, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाइना के हैं वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, टेक्निकल डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, मैनेजमेंट डिग्रीज हासिल कर रहे हैं। तो चाइना जितना अपना ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका में, शायद उतना ह्यूमन कैपिटल अमेरिका ने नहीं इन्वेस्ट किया चाइना में, ठीक है। तो अमेरिकाज ओवर एस्टिमेशन ऑफ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द यूनिपोलर मूवमेंट, अमेरिका को लगा कि भाई अब तो 2008 के बाद ठीक है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, चाइना का इकोनॉमिक राइज हमने देखा, लेकिन अमेरिका का ये माना था दैट लुक हम अभी भी राजा हैं, हम अभी भी यूनिपोलैरिटी में रह रहे हैं। देखिए रशिया तो वो रशिया नहीं रहा जो 1991 से पहला था, और जो चाइना की, अगर अमेरिका के माइंड में ये परसेप्शन था इवन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम तक कि भाई चाइना बेशक जितना मर्जी इकोनॉमिकली राइज कर जाए लेकिन चाइना कभी यूएस को टक्कर नहीं दे सकता। तो अमेरिका ने इस बात को काफी ओवर एस्टिमेट करके रखा। तो चाइना डज नॉट हैव टू मैच। अब चाइना की बात करें, चाइना को अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेंथ को मैच करने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना ने अपने आप को एशिया में, साउथ चाइना सी की बात करें, ईस्ट चाइना सी की बात करें, एशिया की बात करें, तो चाइना को इतना मिलिट्री राइज करने की जरूरत नहीं है अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए। बीजिंग can do that with the psychological warfare also. So Beijing knows that with sufficient capabilities and an asymmetric strategy, it can significantly limit Washington's ability to dominate its land and maritime पेरिफेरीज, ठीक है। तो जैसे कि आज एडिटोरियल भी आया था तो हमने डिस्कस भी किया शाम को कि अगर हम कॉन्टिनेंटल डोमेन की बात करें, मैरीटाइम डोमेन की बात करें, सेंट्रल एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक, कैसे चाइना का जो हेजेमनी है, चाइना का जो डोमिनेंस है सेंट्रल एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक में कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली द राइटिंग इज ऑन द वॉल। सो डेफिनेटली दिस, अगेन आई विल से, दिस इज नॉट एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर अमेरिकans. This is definitely not defying their existence, but definitely this is a moment where they cannot afford to take China non-seriously, because the fact of the matter is that China has shown its dominance, has shown its capabilities, whether it's in military, whether it's in navy, or whether it's in economic sphere. उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, critically examine the aims and objectives of SCO. What importance does it hold for India? तो दोस्तों ये अगेन आपके साथ में कुछ इमेजेस शेयर कर रहा हूँ जो हमने अपने पेड लेक्चर्स में, जब हमने SCO का टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये टॉपिक बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। SCO की रेलेवेंस अब क्यों होती है ज़्यादा, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी मौजूद हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो अब आफ्टर द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया है, तो जो इंस्टेबिलिटी है अभी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की सोसाइटी में, तो डेफिनेटली इंडिया की कोशिश रही है कि कैसे वो इस तरह के लाइक माइंडेड अलायंसेस सेंट्रल एशियन कंट्रीज का अपना कैसे वो आउटरीच इंक्रीज कर सकता है, कैसे वो अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान में और बढ़ा सकता है। तो वन सच इनिशिएटिव इन द सेंट्रल एशियन रीजन इज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज मेजरली रन बाय रशिया एंड चाइना। तो रशिया एंड चाइना टू डोमिनेंट कंट्रीज इन दी SCO ब्लॉक, ठीक है। तो बहुत ब्रीफली आप इसमें बता सकते थे कि SCO ब्लॉक की स्थापना कब करी गई थी, ठीक है। सो SCO ब्लॉक में कौन सी कंट्रीज हैं, इस चीज़ का यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। बहुत स्टैटिक सी बात है, बहुत ही फैक्चुअल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा इसमें एनालिटिकल बात नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। सो SCO की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं जून 2001 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसमें कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, ठीक है। तो चाइना की बात करें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान ऑल्सो गॉट फुल टाइम मेंबरशिप इन दी SCO इन द ईयर 2017, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिकनेस ऑफ SCO की बात करें तो एक तो आपको जैसे पता है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन अनफोल्डिंग इन अफगानिस्तान, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ तालिबान, तो कैसे SCO के ब्लॉक को मोबिलाइज किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है टू इंश्योर दैट स्टेबिलिटी रिमेन्स इन अफगानिस्तान। ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाने की जो बात करी गई है, जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पहुँचाने की बात करी गई है अफगानिस्तान में, तो कैसे SCO ब्लॉक में ये जो सारी कंट्रीज हैं, बिकॉज सी इंस्टेबिलिटी, वोलेटिलिटी, टेररिज्म in Afghanistan will impact stability not only in Central Asia but also in South Asia, ठीक है। सो कैसे इस ब्लॉक को इस मामले में मोबिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी मैंने शेयर किया था। सो ये जो क्वेश्चन था ये अगेन हमारे क्रैश कोर्सेज में से था। सो हमारे कुछ पेड क्रैश कोर्सेज थे बिफोर मेंस, तो हमने वो अपने पेड प्लेटफॉर्म पे ही चलाए थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन था, इंडिया सीम्स टू हैव इन्वेस्टेड टू मच अपॉन SCO इन द लास्ट डेकेड इन लाइट ऑफ द ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, डिस्कस द रोल ऑफ SCO इन परसुएंस ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन। तो अगर हम क्वेश्चन में वापस जाएं, ठीक है, तो क्वेश्चन जो यूपीएससी ने क्वेश्चन GS2 में जो ये फ्रेम किया था क्वेश्चन नंबर 19, तो इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया, ठीक है। सो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं है जो हमने अपने क्रैश कोर्स में शेयर किया था, बट यहाँ पे कुछ बात मिलती है जहां पे रेलेवेंस इंडिया की आती है कि SCO कैसे इंडिया के लिए रेलेवेंट है,
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे काउंटर टेररिज्म की आ जाती है। सो एक काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म एक काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है विद इन द एससीओ बाय द नेम ऑफ रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। उसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन करे हुए हैं। इंडिया कैन यूज द प्लेटफॉर्म ऑफ एससीओ टू परस्यू स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग वेज। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सेंट्रल बात रही थी दैट वाज इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म। ऑल्सो कैसे इंडिया और पाकिस्तान के जो इशूज़ हैं, कैसे इंडिया ये फोरम को यूटिलाइज कर सकता है टू एड्रेस दिस इशूज़ विद पाकिस्तान ऑल्सो, राइट। क्योंकि अगर टेररिज्म की बात हो रही है तो डेफिनेटली पाकिस्तान में तो इतना टेररिज्म है, पाकिस्तान के इतने सारे टेरर प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज़ लाइक वो तो फिर बहुत डबल स्पीक वाली बात होगी कि पाकिस्तान एक ऐसे ग्रुप में शामिल है जहाँ पे काउंटरिंग टेररिज्म को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे। इंक्रीज कोऑपरेशन विद मेंबर्स अक्रॉस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, डीपर एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, काउंटरिंग पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द रीजन, एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ की बात यहाँ पे आ जाती है, रिस्टोरिंग पीस इन अफगानिस्तान। उसके बाद एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप की यहाँ पे बात आ जाती है। सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ ज़्यादातर तो इन कंटेक्स्ट ऑफ रिस्टोरिंग पीस इन अफगानिस्तान की बात यहाँ पे ज़्यादा करी गई है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था द न्यूली दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20th। तो ये चौथा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन आयर का। द न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप ऑकस इज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज एम्बिशस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। China's ambition in the Indo-Pacific region. Is it going to supersede the existing partnership in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario. देखिए दोस्तों, बहुत कवरेज AUKUS को हुई है, एडिटोरियल्स में बहुत कवरेज हुई है, बहुत सारे हमने इसको लेके लेक्चर्स एडिटोरियल में भी डिस्कस किए थे। AUKUS की बात करें, AUKUS वर्सेस क्वाड की बात करें, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने शुरू में भी डिस्कस किया कि अमेरिका ने जैसे ही अपने आप को अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है, वैसे ही अमेरिका की जो एंगेजमेंट है, अमेरिका की जो सिनर्जी है, वो इंडो पैसिफिक में बढ़ रही है, ठीक है। तो AUKUS क्या है? AUKUS एक अलायंस है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है आफ्टर 1957 अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देने की बात करी है टू ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले 1957 में अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी यूके को दी थी, ठीक है। अब इससे ऑब्वियसली इससे जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो इंडिया भी बहुत शॉक था। इंडिया को था कि क्योंकि अब क्वाड में इतनी सारी बातें हो रही थी, क्वाड में इतनी सिनर्जी चल रही थी, तो इंडिया को था कि भाई AUKUS का जो अलायंस बनाया जा रहा है इसमें इंडिया का भी कुछ रोल होगा, जापान का भी कोई रोल होगा। बट यूएसए ने कहा कि नहीं भाई, इंडिया और जापान का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था AUKUS, ठीक है। क्वाड भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा क्वाड का डायमेंशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो अगेन ये हमारे जो पेड कोर्सेज हैं, जो हमारे प्री कम मेंस का जो हमारे पेड कोर्सेज है, उसमें से ये कंटेंट आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी AUKUS के लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे AUKUS की कुछ बातें करी गई है कि AUKUS क्या है। तो पहले तो आप यहाँ पे AUKUS को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। जैसे कि आप जानते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्वियसली AUKUS में डायरेक्टली उनके प्रियम्बल में तो नहीं लिखा हुआ कि हम चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की बात करी गई है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो ब्लॉक बनाया गया है, यहाँ पे ट्रेड या यहाँ पे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बातें तो नहीं करी जाएंगी। तो डेफिनेटली इट्स अ ब्लॉक विच इज बिन मेड टू कंटेन द राइज ऑफ चाइना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, यूके भी शामिल है यहाँ पे, ठीक है। इसके चलते बहुत सारा इंटरेस्ट फिर बहुत सारी और यूरोपियन पावर्स का हुआ। फ्रांस नाराज हो गया था जब AUKUS अलायंस बना, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की भी डील थी, 2018 में साइन करी गई थी, $60 बिलियन की डील थी सबमरीन्स की। अब फ्रांस फेल्ड कि भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया ने हमारे पीठ के पीछे छुरा खोपा है, एंड अब यूएसए के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया। तो इसके चलते बहुत सारी ऐसी भी बातें आई थी एडिटोरियल्स में कि कैसे AUKUS अलायंस बनने के बाद इंडिया को मौका मिलता है कि इंडिया कैसे अपनी सिनर्जी विद कंट्रीज लाइक फ्रांस, विद कंट्रीज लाइक जर्मनी और बढ़ा सकता है इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो अगर इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया AUKUS में, लेकिन इंडिया के पास और ऑप्शंस भी हैं कि कैसे इंडिया और मिनीलिटरलिज्म के थ्रू और अलायंसेस के थ्रू अपनी इंगेजमेंट इंडो पैसिफिक में बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वाड वर्सेस AUKUS का भी पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्वाड क्या पे थोड़ा जिक्र कर सकते हैं, जो क्वाड अलायंस है, ठीक है। सो AUKUS की बात करें तो AUKUS UK US पार्टनरशिप विल नीड सम सीरियस एक्सप्लेनेशन पर्टिकुलरली टू जापान एंड इंडिया, बिकॉज जापान एंड इंडिया आर अ पार्ट ऑफ क्वाड which worry about the emergence of an inner circle within quad which is now connected to UK, which is a non-quad partner. So Japan and India were taken aback, and so was France, that this deal has been happening between USA, UK and Australia. France is a NATO ally, US, UK, France, they are all NATO partners. But despite the fact France को नहीं पता था कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील साइन करी जा रही है, so France was taken aback, Japan was taken aback, India was taken aback. So this obviously opened new opportunities for countries like India and France to form new alliances as far as containing the rise of China in the Indo-Pacific is concerned.
ठीक है। तो थोड़ी सी बात यहाँ पे क्वाड की भी कर सकते हैं कि क्वाड जो है, बिकॉज यहाँ पे और भी कौन से ऐसे रीजनल अरेंजमेंट्स हैं इंडो पैसिफिक की बात इस क्वेश्चन में करी गई, तो क्वाड इज वन ऑफ देम। सो क्वाड इज द इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, which with a shared objective to ensure and support a free, open and prosperous Indo-Pacific region। ठीक है, तो बहुत ब्रीफली यहाँ पे क्वाड के बारे में भी बता सकते हैं। उसके बाद एक एडिटोरियल आया था, ये हमने शेयर भी किया था, सी राजा मोहन का, बीजिंग्स ब्लंडर का, जहाँ पे मिनीलेटरलिज्म की बात करी गई थी कि अगर आज क्वेश्चन का एक पार्ट, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट भी है ना कि भाई अगर ऑकस बन भी गया है तो क्या ऑकस जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं इंडो पैसिफिक में, क्या ऑकस उसको भी सुपरसीड कर सकता है? तो आंसर इसके नहीं, ऑकस अपनी जगह पे है, जो बाकी अरेंजमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इंडिया का अपना एक मिनीलेटरल हो, अपना एक ट्रायलेटरल इनिशिएटिव हो। इंडिया का कोई इनिशिएटिव इंडोनेशिया के साथ हो सकता है, विच इज टारगेटेड स्पेसिफिकली इन द इंडो पैसिफिक रीजन। हाँ, इतने बड़े लेवल पे नहीं होगा, कोई इतना बड़ा मिलिट्री अग्रीमेंट नहीं होगा जितना बड़ा अग्रीमेंट ऑकस का है, बट ये कहना कि ऑकस विल सुपरसीड और ओवरसीड ऑल काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स इन द इंडो पैसिफिक, तो दैट वुड बी नॉट वाइज टू से दैट। ठीक है, तो हमने एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच से आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनीलेटरिज्म की थोड़ी बात कर सकते थे कि मिनीलेटरिज्म क्या चीज़ है और ऐसे कौन से फोरम्स हैं जो इंडो पैसिफिक में एग्जिस्ट करते हैं, जो ट्रायलेटरल फोरम्स हो, बायलेटरल फोरम्स हो। ठीक है, अच्छा, उसके साथ एक क्वेश्चन हमने शेयर किया था। सो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे यूट्यूब का जो क्रैश कोर्स इनिशिएटिव था मेंस से पहले जो हमने चलाया था, ये 7 दिसंबर को, ये क्वेश्चन जो था आपका 7 दिसंबर 2021 को यूट्यूब के ही हमारे क्रैश कोर्स इनिशिएटिव में शेयर किया गया था। क्वेश्चन था, इंडिया कैन रिटेन इट्स लेजिटिमेसी एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक डिस्पाइट ऑकस नॉट लुकिंग अप टू इंडिया एज एन इक्वल पार्टनर मिलिटरीली इन द रीजन, कमेंट। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा इंडिया का भी रोल आ गया इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो डेफिनेटली अब अमेरिका एक तरफ तो इंडिया को एज अ पिवट टू इंडो पैसिफिक कहता है। ठीक है, कि भी अमेरिका का ये कहना है कि जो इंडिया है दैट इज आर पिवट टू द एशिया पैसिफिक रीजन। सो इंडिया को ये जो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लिटोरल कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, दे लुक अप टू इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और इंडिया के साथ इतनी ज़्यादा एम्बिशियस और एंगेजिंग बातें की गई थी क्वाड को लेके, बल्कि इंडिया को भी इस बात का था कि भी अगर क्वाड अलायंस बना है तो कैसे हो सकता है, नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं बिटवीन द क्वाड कंट्रीज, तो इंडिया को भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि कैसे आने वाले टाइम में अमेरिका मिलिटरीली भी हेल्प कर सकता है इंडिया को। सो अब ये सारी बातें थी। सो ये पॉइंट इज कि ऑकस रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमने शेयर किया था, पॉइंट ये है कि ऑकस रिलेटेड बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे, इसकी बहुत कवरेज करी गई थी, तो देर आर सफिशिएंट पॉइंट्स अवेलेबल जिसके थ्रू हम अपने आंसर को बड़ा अच्छा फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कंक्लूजन, अगर हमने देना हो मिनीलेटरलिज्म इन इंडो पैसिफिक का, तो अगर हमने थोड़ी सी मिनीलेटरलिज्म की बात करनी है इंडो पैसिफिक में, जहां पे बात करेगी कि ऑकस के अलावा और कोई एग्रीमेंट आ ही नहीं सकता, कि ऑकस विल सुपरसीड एवरी एग्रीमेंट, तो यहाँ पे मिनीलेटरलिज्म के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं। दैट राइज ऑफ मिनीलेटरलिज्म कुड पोटेंशियली ऑल्टर द ट्रेडिशनल रीजनल मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो यानी कि छोटा सा एक अलायंस, मिनीलेटरल अलायंस 3 देशों के बीच में या 4 देशों के बीच में हो सकता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो। जहाँ पे चाइना को कंटेन करने की बात करी जा रही है, तो सिर्फ ऑकस इकलौता ऐसा अलायंस नहीं हो सकता कि जो जो चाइना को कंप्लीटली कंटेन कर सके। Minilateral offer a great deal of scope in terms of focused debates and efficient delivery, and minilateralism brings in much needed flexibility। चलिए, सो दोस्तों ये 4 क्वेश्चंस थे, थोड़े से हमारी तरफ से कोशिश थी आपके साथ वो शेयर करने के लिए कि कैसे जो हमने सोर्सेज आपके साथ ऑलरेडी शेयर करे हैं, चाहे वो फ्री सोर्सेज हैं, चाहे वो पेड कोर्सेज हैं, पेड जो हमारी पेड क्लासेस थी, उनमें से कैसे जो कंटेंट आपके सामने रखा है कि कैसे आप उसमें से अपना आंसर बना सकते हैं और कैसे आपका आंसर एक बड़ा अच्छा फ्रेम हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी हमारे पेड कोर्सेज लेने हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे पेड कोर्सेज ले सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट चाहे आईआर का है, चाहे पॉलिटी का है, गवर्नेंस का हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, ये सारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली शेयर किया जाता है। तो दोस्तों, इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।